नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये जो पर्यावरण अध्ययन है आपका ईवीएस है, तो इसका जो 2021 का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसी पेपर को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि देखिए नीचे लिखा गया है, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें। तो एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार इस वीडियो को अवश्य देखना है, क्योंकि ये 2021 का पेपर है। जब आप पिछले वर्ष का PYQ नहीं लगाएंगे तो फिर आपको आइडिया कैसे लगेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो चुका है। तो एक बात आपको और बता दें, इससे पहले जो हमने पेपर सॉल्व कराया था वो 2021 का री एग्ज़ाम का था। 2021 में जो री एग्ज़ाम हुआ है री एग्ज़ाम का था, ठीक है। और ये जो 2021 का जो मेन एग्ज़ाम है उसका है, क्योंकि एक बार पेपर कैंसिल हुआ था, दोबारा से हुआ था, ठीक है। तो ये 2021 के दो पेपर हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी ऑप्शन है देखिए एशिया, और नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए गा वाला है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। तो सही जवाब आपको देना है। आपको बता दें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ये विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये जो है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये आपको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक। इससे पहले वाला अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो उस पेपर को देख लीजिएगा, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है ईवीएस की। प्ले लिस्ट से आप ईवीएस अच्छे से पढ़िएगा। सारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो वहीं आपको देखने को मिलेंगी। देखो कह रहा है दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। दक्षिणी पूर्वी यूरोप की बात कर रहा है तो क्या टैगा है, टुंड्रा है, मीडोज है या फिर स्टेपिज है? एक बात आपको बता दें, देखिए घास का जो मैदान है, घास के मैदान से एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। घास के मैदान से एक क्वेश्चन जो है फिक्स है, और मैंने घास के मैदान पे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, स्टेपिज। स्टेपिज क्या है? देखिए स्टेपिज समशीतोष्ण घास के मैदान में होता है जो यूरोप और एशिया क्या है, मैंने आपको बताया था इसको टैप करना, ठीक है। ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था, टैप कर दो। किसे टैप करना है आपको? यूरोप प्लस एशिया। ये मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। यूरोप और एशिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं और इनमें लंबी घास नहीं होती, बल्कि कैसी घास होती है? बल्कि दोस्तों इसमें छोटी घास होती है। कैसी घास होती है? छोटी घास होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए घास का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, वरना सीधे सीधे एक नंबर आपका कम हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो निम्न में से कौन सी है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। माउंट कीटोपैक्सी है, माउंट एटना है, माउंट अकोनकागुआ है, और आपका माउंट किलिमंजारो है। बताइएगा सही जवाब क्या है? यहाँ पे देखिएगा ये दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है तो इसका आपका जो सही जवाब है वो आपका सी हो जाएगा, माउंट अकोनकागुआ, ठीक है। और अकोनकागुआ जो है आपको बता दें ये एडीज पर्वतमाला में, कहाँ पे? ये आपको ध्यान रखना है, एडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे है ये आपकी अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, टोटल जो लंबाई है वो 6961 मीटर है। कितनी है? 6961 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी जरूर पढ़िएगा, सभी की पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की बात कर रहा है, ये किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पहला ऑप्शन है, देखिए यूग्लिना है, हाइड्रा है, जेलीफिश है या फिर साइकॉन है। तो देखो यहाँ पे जो यूग्लिना है ना, ये वाला पहला ऑप्शन जो यूग्लिना है, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये जो है प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अपनी आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई बात लंबे समय तक याद रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। देखो यहाँ पे कह रहा है राज्य पक्षी, ना कि राष्ट्रीय पक्षी। देखो मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। राज्य पक्षी की बात कर रहा है, ना कि राष्ट्रीय पक्षी की। तो मोर होगा या गौरैया होगा, सारस होगा या फिर तोता होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जब राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी क्या है, सारस है। अगर वो राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछता, अगर वो आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछता तो आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता, ये आपका मोर हो जाता। लेकिन उसने राज्य पक्षी पूछा है तो आपका सारस है। ठीक है, सारस जो है वो भारत का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये जो सारस है ये सबसे ऊंचा उड़ता है। कैसा है, ये सबसे ऊंचा उड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने इसे अपना राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया है, तो आपका सारस यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है। यानी कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को क्या है, नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है। पैराथार्मोन है, थायरॉक्सिन है, प्रोलैक्टिन है या फिर सोमैटोट्रोपिन है। सही जवाब आपको देना है। देखो आपको बता दें, देखो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि, यानी पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से स्त्रावित जो पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है ये जो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई जो है किस इकाई में मापी जाती है, किलोमीटर में है, डाप्सन इकाई में है, फैदम में है या प्रकाश वर्ष में है। देखो यहाँ पे ओजोन परत की बात कर रहा है, तो ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है 3। ठीक है, और ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है 3, और जो इसकी जो मोटाई है वो मापी जाती है डाप्सन में। किस में मापी जाती है, डाप्सन में। यानी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो जड़ों में उपस्थित होते हैं, देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो जो जड़ों में उपस्थित होते हैं तो ये जो दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दलहनी जो फसलें होती हैं ये उसमें पाया जाता है। ठीक है, ना कि गेहूँ में, जी नहीं, धान में बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये दलहन वाला होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि राइजोबियम नाम आपने सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाना खाने योग्य कवक है। तो कौन सा खाना खाने योग्य कवक है, क्या अगैरिकस है, पक्सिनिया है, म्यूकर है या फिर राइजोपस है। देखो
यहाँ पे ध्यान रखना, ये पक्सीनिया किसी कीमत पे नहीं है, म्यूकर भी नहीं है, राइजोपस भी नहीं है। सही जवाब क्या है? अगैरिकस। क्या है? अगैरिकस। यानी अगैरिकस जो होता है वो दोस्तों सामान मशरूम होता है। क्या होता है अगैरिकस? अगैरिकस होता है आपका सामान मशरूम। क्या होता है? अगैरिकस सामान मशरूम होता है जिसका प्रयोग आप भोजन के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे सीडीपी आप पढ़िए, सीडीपी बिल्कुल ट्रिक से समझाई है और 3000 क्वेश्चन का पीवाईक्यू भी डाला हुआ है। ठीक है, मॉक टेस्ट 1000 क्वेश्चन का डाला हुआ है। इसके साथ साथ संस्कृत को पढ़िएगा, संस्कृत भी बहुत अच्छे से समझाई हुई है। पूरी संस्कृत दोस्तों ट्रिकी है, तो आप इसको भी पढ़िएगा और एबीएस को भी वाईपी एजुकेशन से पढ़िएगा। प्ले लिस्ट सबका बना दिया है, प्ले लिस्ट से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर एबीएस भी आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैग्रोव पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं, तो मैग्रोव पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे? हिमालय में, सुंदरबन में, रेगिस्तान में या फिर वर्षावन में। ध्यान रखो, जो मैग्रोव पौधे जो होते हैं, मैग्रोव पौधे होते हैं वो खारे जल वाले तटीय मैदानों में उगते हैं। ठीक है, ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये खारे जल वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके मैग्रोव पौधे हैं ये सुंदरबन, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। और जो सुंदरबन है दोस्तों, ये विश्व का प्रसिद्ध मैग्रोव क्षेत्र है। ये विश्व का प्रसिद्ध मैग्रोव क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध मैग्रोव क्षेत्र है सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? कौन सी संरचना जो है वो त्रिगुणित होती है? तो आपको बताना है मूलांकुर है, बीजपत्र है, प्रांकुर है या फिर भ्रूणपोष है। देखो, आपको पता है कि भाई द्विनिषेचन के दौरान जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी दो निषेचन होता है, तो दो निषेचन के दौरान जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। ये सामान्यतः दोस्तों त्रिगुणित होता है, यानी ये 3n यानी त्रिगुणित होता है। तो ये क्या होगा? आपका भ्रूणपोष होगा, यानी एंडोस्पर्म होगा। द्विनिषेचन के दौरान बनने वाला भ्रूणपोष जो होता है वो आपका सामान्यतः त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका फैमिली से है। देखिए क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? यानी भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। क्या वो ब्रेसिकेसी है, मालवेसी है, एस्टेरेसी है या फिर सोलनेसी फैमिली है? तो कौन सी फैमिली है ये आपको बताना है। देखो, इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ब्रेसिकेसी। क्या है? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी का जो उदाहरण बता रहा हूँ तो आएगा इसके अंतर्गत सरसों। ठीक है, सरसों आएगा। ठीक है, ब्रेसिकेसी सरसों। तो इस कुल में भित्ति लग्न जो है वो बीजांडन्यास पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में जुड़िएगा, सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी। रोजाना दोस्तों मैं लगभग 30 क्वेश्चन का CDP का भी मॉक टेस्ट कराता हूँ, तो आप डेली जुड़िएगा चैनल से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। देखिए, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है, यानी अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद की बात कर रहा है। क्या वो ग्लूकोज है, एथिल अल्कोहल है, मैलिक अम्ल है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे समझो, देखो एक होता है ईस्ट का आपने नाम सुना होगा। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो ईस्ट होता है अवायवीय का मतलब है वायु की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है। किसकी? वायु की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है वो अवायवीय होता है, अवायवीय श्वसन होता है। तो देखो ईस्ट में जो है वो अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है वो एथिल अल्कोहल, क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस CO2, एथिल अल्कोहल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये आपको ध्यान रखना है, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद की बात जी कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो ईस्ट होता है,
ईस्ट में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्लस CO2 का निर्माण होता है या CO2 बनती है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? अब देखो यहाँ पे मुंबई की बात कर रहा है ये। क्या आत्माराम पांडुरंग हैं, DK कार्बे हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं या फिर केशव चंद्र सेन हैं? तो देखो मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो रही है, तो ये आपके हो जाएंगे DK कार्बे। ठीक है, DK कार्बे, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि महेशी ढोंडो पूरा नाम है इनका, महेशी ढोंडो केशव कर्वे ने महिला की शिक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय की क्या है स्थापना की है। तो यहाँ पे आपका ये खा वाला जवाब सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंध है। तो जो पुरी की जो रथ यात्रा संबंधित है ये किससे है? भगवान राम से है, भगवान विष्णु से है, भगवान शिव से है, भगवान जगन्नाथ से है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये जो है आपका भगवान जगन्नाथ से है, क्योंकि आपको पता है उड़ीसा के पुरी में, कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में, ये आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा है, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। किस किस की? भगवान जगन्नाथ की और बलभद्र की और सुभद्रा, और क्या है? सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। ABS का पेपर आए और मेला ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। मेला की मैं ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा और सारे मेला आपको एक ही वीडियो में ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो नासिक है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये कह रहा है नासिक है, नासिक में जो कुंभ मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है? क्या ये शिप्रा है, नर्मदा है, गोदावरी है या फिर ताप्ती है? तो आपको ये बताना है। देखो नासिक की बात कर रहा है, तो नासिक में मैं आपको बता दूं ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नासिक में गोदावरी के नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संध्या क्या है? यहाँ पे पूछा गया है आपसे, आप ये बताओ जो संध्या है, संध्या क्या है, ये आपको बताना है। भजन है तो संध्या एक भजन नहीं है, राजनीतिक दल भी संध्या नहीं है, और संध्या क्या है? धार्मिक स्थल भी, धार्मिक संस्था भी नहीं है। संध्या क्या है? संध्या एक अखबार है। संध्या एक अखबार है, ये प्रसिद्ध समाचार पत्र है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस अखबार ने दोस्तों, संध्या अखबार में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका संविधान से पूछा गया है, तो संविधान से कम मैं बता रहा हूँ, इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आपके संविधान से भी पूछे जाएंगे, तो संविधान को भी कवर करते हुए चलिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 100 है, 110 है, 80 है या फिर 104 है। देखो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न के समय मैं आपको बता दूं, उस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो कुल संख्या थी वो आपकी 100 थी, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है, यानी भारतीय ध्वज जो संहिता है वो कब से प्रभावी हुई है? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से, 15 अगस्त 2002 से, ठीक है। तो सही जवाब आपको देना है। यहाँ पे भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है, तो देखो यहाँ पे जो सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से, यानी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो अधिक स्वतंत्रता देने हेतु जो ध्वज संहिता है वो 2002 में लागू हुई है। अब 2002 में लागू हुई है तो इसकी दिन भी ध्यान रखना, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी महीना आपको ध्यान में रखना है और 2002 भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया है, तो ये आपको बताना है। देखो जन गण मन की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। तो ये क्या है? ये राष्ट्रीय गान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 17वीं लोकसभा के 17वीं, देखिए 17वीं की बात हो रही है, 17वीं लोकसभा के लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था? ठीक है, अब देखो सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। देखो यहाँ पे 17वीं लोकसभा की बात हो रही है। कौन सी? 17वीं लोकसभा की बात हो रही है, तो उस समय की बात है, तो ओम बिरला इसका जो बी ऑप्शन है सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए जो संविधान है, संविधान के कितने क्वेश्चन बने हैं आप खुद ही देख लीजिए। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो देखिए राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या फिर केंद्रीय गृह मंत्री है। देखो अंतर्राज्यीय परिषद की बात हो रही है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 263 है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुआ है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में अधिकार में जो सुनवाई है, सुनवाई का अधिकार होगा। तो सुनवाई का अधिकार क्या होगा ये आपको बताना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष होगा, भारत का महान्यायवादी होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। देखो ध्यान से समझो, भारत का जो महान्यायवादी है, ये सी वाला ऑप्शन, भारत का जो महान्यायवादी है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ये क्या होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, और उसे सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह जिला जहां गंगा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो वो आपको बताना है। देखो मेरठ है, बुलंदशहर है, मथुरा है या फिर बिजनौर है। गंगा की बात हो रही है। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और बिजनौर जिले के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ पे करती है? ये बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और जो गंगा है, गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। नदियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों से 2 क्वेश्चन हैं बैक टू बैक, तो आपके 2 क्वेश्चन कम होंगे अगर आप नदियों वाला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? गंडक है, चंबल है, बेतवा है, फिर केन है। देखो यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो चंबल भी है, बेतवा भी है, केन भी है, लेकिन जो गंडक है ये गंडक नहीं है। गंडक जो नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नदियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देख लो आप, 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को कवर नहीं किया तब। तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। क्या यहाँ पे नंदा देवी है, K2 है, एटलस है या फिर कामेट है? बताइएगा। देखो K2, यहाँ पे आपको जवाब देना है K2 सही है। K2 यानी गॉडविन अस्टेन, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है, ये पारंपरिक जीके में इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा गया है। ठीक है, K2 को भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार स्थित है ये आपको बताना है। कोलोराडो है, किम्बरले है, कटांगा है या फिर पैटागोनिया है। देखो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है, किम्बरले। यानी किम्बरले पठार जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है किम्बरले। ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड भाग का पठार नहीं है। तो देखो उत्तर प्रदेश जीके से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हैं स्पेशल, तो उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल अवश्य पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर और झांसी। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, ये मिर्जापुर हो जाएगा। क्या है, मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जबकि जो हमीरपुर है और ललितपुर है और झांसी है ये तीनों दोस्तों बुंदेलखंड में ही हैं, ठीक है। जबकि मिर्जापुर है, मिर्जापुर आपका विंध्य क्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको बता दें अगर आपके पास EVS का अच्छा कंटेंट नहीं है तो EVS का अच्छा कंटेंट लेने के लिए आप हमसे ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट EVS का मिलेगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको दिया जाएगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। निम्नलिखित राज्यों में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। देखो निम्नलिखित में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी आपको ध्यान रखना है लखीमपुर खीरी, यानी लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आया है आपका बांध से, ठीक है। तो बांधों को भी अच्छे से पढ़िएगा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर है। मैटूर बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर है, गंगा पर है, कावेरी है, महानदी है या फिर सतलुज है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। यानी जो मैटूर बांध है, मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। तो आपका ये आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अपने लोगों ने देखिए ये 2021 वाला जो पेपर था वो पूरा पेपर को कवर कर लिया है और 2021 का जो री एग्जाम वाला पेपर है वो भी कवर कर लिया है। इस प्रकार से जितने भी पेपर EVS के अब तक हुए हैं, जितने भी टेट के पेपर हुए हैं, सारे पेपर आपको मैं एक एक करके करा दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।